टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी आप लोगों को जैसे पता होगा कि बिहार में एग्ज़ाम का भरमार लगा हुआ है। तो पहला एग्ज़ाम जो है वो आपका बीपीएससी AEDO, फिर दूसरे आप देखिएगा तो CGL 4 है, तीसरा बिहार दरोगा आ चुका है, और अगर चौथा की बात कर ले तो BSSC 12th ग्रेड वाला जो एग्ज़ाम है ये। तो अभी बिहार में 4 एग्ज़ाम आने वाले हैं, और चारों एग्ज़ाम में ये जो लूसेंट का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपको GK GS कंप्लीट करना है तो लूसेंट से बेस्ट बुक और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग का ये एम रहेगा कि हम लोग साथ में मिलकर इसको पढ़ेंगे। और ये लूसेंट का लेटेस्ट एडिशन है, एकदम लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। और हम लोग इसमें पेज बाई पेज और लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को माइंड सेट में ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये 4 एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग का तो देखिए लूसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर ही करना है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। पहले तो हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। और आप किसी भी पब्लिकेशन का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। AEDO का भी आया हुआ है और बिहार दरोगा का भी है, CGL 4 का भी प्रैक्टिस सेट रखा है। तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, लेकिन पहले है कि थ्योरी को कंप्लीट करना है। तो अगर खासकर मैं इसकी बात कर लूँ लूसेंट का, तो लूसेंट का आपका जो साइंस सेक्शन है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इससे साइंस पढ़ लेते हैं तो और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि BPSC में भी आप लोग इसी को पढ़ना प्रीफर करते हैं, लेकिन हम लोग पहले साइंस पढ़ेंगे, बाकी पूरी सब्जेक्ट को इसको कंप्लीट करना है। शुरुआत हमारी साइंस से होगी और धीरे धीरे हम लोग पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 का, पुराना बुक नहीं है, एकदम लेटेस्ट है। और ये इसका आपका देख सकते हैं कि विषय सूची है, क्या क्या है, कैसे कैसे। तो हम लोग आज सबसे पहले शुरुआत करने वाले कहाँ हैं, जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से शुरू करने वाले हैं। अगर आपके पास बुक है पहले से तो अच्छी बात है, आप बुक को से भी पढ़ सकते हैं, और साथ में जब मैं बोलूँगा तो आप उसको देख देख के एक और उसको रिपीट कीजिएगा। अदरवाइज आप लाइन बाय लाइन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो आप लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। देखिए इसमें कौन कौन चैप्टर आने वाला है। पहले जीवधारियों का वर्गीकरण है और कोशिका विज्ञान है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। कोशिका विज्ञान यहाँ पे है, ये वर्गीकरण है यहाँ पे शुरुआत में। जीव विज्ञान का वर्गीकरण हो गया पहला में, देखिए यहाँ से वर्गीकरण है और यहाँ पे कोशिका विज्ञान है। ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान कहता है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। कहता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग पहले ज़्यादा फोकस करेंगे। एक मिनट इसको सेटअप कर लीजिए थोड़ा और। ठीक है, हाँ ये हो गया। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि बायो का अर्थ होता है आपका लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। तो बायोलॉजी दो चीज़ से मिला हुआ, एक बायो हो गया और प्लस लॉजी। तो लॉजी को मतलब लोगोस कहा जाता है। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, कहता जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, लैमार्क के द्वारा किया गया था ये। और ट्रेविरेनस जर्मनी के नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। तो अब तो इतना सबसे पहला चीज़ ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम याद कर रखना है। किसने प्रयोग किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इससे आप जो भी आप दरोगा की बात कर लीजिए, CGL की बात कर लीजिए, या फिर आप AEDO की बात कर लीजिए, तो समझिए कि इससे ये शाखाएं थे, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो हम लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम होता है, सेरीकल्चर रेशम होता है। पीसीकल्चर मछली के लिए हो जाता है, मत्स्य पालन हो गया। माइकोलॉजी कबकों का अध्ययन होता है, कबक का।
माइकोलॉजी में क्या था, कवक मतलब आपको हिंदी में इंग्लिश में क्या था, फंगस, ठीक है। तो माइकोलॉजी में क्या हो गया, कवक हो जाएगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में होता है शैवाल, माइकोलॉजी में कवक, माइकोलॉजी में कवक, और फाइकोलॉजी में शैवाल। एंथ्रोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्प होता है, एंथोलॉजी पुष्प हो जाता है। पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। ऑर्थिनोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। और इकिथियोलॉजी, इकिथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन हो गया। अच्छा, मत्स्य पालन अलग है और मछलियों का अध्ययन अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे वो है, देखिए पीसी कल्चर होता है वो मत्स्य पालन के लिए हो गया। मत्स्य पालन में मछली के साथ साथ बहुत कुछ पाला जाता है, मतलब मछली के साथ आप समझिए कि जो भी पानी में रहने वाले हैं उसका पालन किया जाता है, सब हो गया। लेकिन ये इक्थोलॉजी, इकिथियोलॉजी है, वो क्या है, मछली के लिए, स्पेशली मछली के लिए इकिथियोलॉजी, 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 ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन करते हैं इसमें। एंटोमोलॉजी कीटों का होता है एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी होता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहता है। वृक्ष और झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी, वृक्ष झाड़ियों का ये कहता है। ओफियोलॉजी क्या होता है, तो कहता है सांपों का अध्ययन को ओफियोलॉजी, फुफकार मारता है, ओफियो फू से फुफकार मारता है, तो ओफियोलॉजी हो जाएगा। सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। देखिए एक है सेरीकल्चर है, और ये सेरीकल्चर क्या है आपका, रेशम कीट के लिए। और यहाँ पे सौरोलॉजी जो है वो छिपकली के अध्ययन के लिए है, ये याद रखिएगा। सौरोलॉजी छिपकली और सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए है। सिल्विक कल्चर, सिल्विक कल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉर्टिकल्चर है उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर क्या है, उद्यान मतलब पुष्प फूलों के लिए है ये उद्यान में, मतलब कि आप ना कि आप बागवानी जिसको कहते हैं, बागवानी भी जिसको कह सकते हैं इसको, उद्यान में, उद्यान विज्ञान में, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या हो गया, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 कैच है, उसको पकड़िए। पहला क्या कहा गया, एंथ्रोलॉजी हो गया पुष्प का, ठीक है, एंथ्रोलॉजी पुष्प का। फिर एक होता है हॉर्टिकल्चर जो हो गया उद्यान विज्ञान, मतलब पूरा बागवानी का हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर फूल के लिए होगा, फ्लोरिकल्चर फूल को लिए। देखिए ये तीनों रिलेटेड है, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, 2 बार लिखा गया यहाँ पे। एंथ्रोलॉजी यहाँ पे भी एंथ्रोलॉजी सेम ही चीज़ है। कहता है कि एगेस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी क्या, घास का वैज्ञानिक अध्ययन को एगेस्ट्रो, ग्रास, देखिए यहाँ पे आपको ग्रास का फील हो रहा है, एग्रेस्टो ग्रास। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में क्या होता है आपका, होता है घास का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। कहता है कि हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स पानी में मिट्टी के बिना बढ़ता पौधे का अध्ययन, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन कैसे होता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो जो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी हो गया, तो उसमें कहता है कि पानी में मिट्टी के बिना, किसके बिना, मिट्टी के बिना पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं, कहता है जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान का एक रूप में विकास प्रतीक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ है। कहता है जीव विज्ञान का जो कहता है कि जो विकास हुआ है, आप ऐसे जीव विज्ञान का जो विकास हुआ है वो अरस्तु के, दार्शनिक जो अरस्तु थे वो 384 से 322 BC के काल में हुआ है। नाम याद रखिएगा अरस्तु। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषयों के अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान फादर, और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो आप 2 चीज़ याद रखिएगा कि क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया। अच्छा ये फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों कौन है, अरस्तु हैं। बायोलॉजी भी और जूलॉजी भी दोनों कौन है, अरस्तु हैं। आगे देखते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन कौन है। तो बता आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया है मेंडल के द्वारा, ठीक है। जीव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है, कहता है D.H. मॉर्गन। जीव विज्ञान का सिद्धांत, जीव सिद्धांत दिया है D.H. मॉर्गन ने, D.H. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है, तो हाइग्रो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन किसने दिया है, तो कहता है कि डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन मतलब ये म्यूटेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उत्परिवर्तन मतलब होता है म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मतलब, और ये मतलब कि म्यूटेशन मतलब क्या हुआ कि और सडन चेंज हो जाना, मतलब चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग बंदर के, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर है। तो बंदर जो पूर्वज है,
तो उनके पीछे पूँछ हो जाता था, ठीक है। और ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होके धीरे धीरे हम लोग के पास क्या होगा, पूँछ खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये म्यूटेशन हुआ, हम लोग टाइम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बदलाव जिसको कहते हैं, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। इसी को उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ब्रिज ने दिया है। आप इसको याद कैसे रखिएगा कि एक बंदर था, क्या है, ये बंदर था, और बंदर से क्या बन गए हम लोग, आदमी बन गए। तो ये ब्रिज पे चढ़कर, किस पे चढ़कर, ब्रिज पे चढ़कर हम लोग चेंज हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ये किसने बताया, किसने बताया है, तो उत्परिवर्तन का बताया है, म्यूटेशन का बताया किसने, हाइड्रोड्री ब्रिज ने, ठीक है। सेल सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। सेल के बारे में स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया। जीव द्रव्य सिद्धांत, तो इसको हर्टविग ने बताया। जीव द्रव्य किसने बताया, तो कहता है कि हर्टविग ने। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क ने बताया है। कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने बताया है, तो लैमार्क ने बताया है। और लैमार्क की एक पुस्तक भी है, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं हमेशा क्या होता है, फिलोसोफिक्स जूलॉजिक। लैमार्क का पुस्तक का नाम क्या है, फिलोसोफिक जूलॉजिक, ये है इनका किताब का नाम है, लैमार्क का किताब का नाम है। ये इन्होंने बताया था कि वातावरण के आवश्यकता और उपयोग के आधार पर बदलाव हो जाता है। तो देखिए क्या मतलब, कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम, मतलब कि जैसा वातावरण होता है तो बदलाव होता है धीरे धीरे। तो वो किसने बताया है, उत्परिवर्तन, जिसे कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया है। तो क्वेश्चन में सवाल में एकदम सीधा लिखेगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया, लैमार्क ने। फिलोसोफिक जूलॉजिक किताब का इनका नाम है। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का किसने सिद्धांत दिया है, तो डार्विन ने। किसने क्या बताया, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का बताया, किसने बताया, कि डार्विन ने बताया नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। कहता है कि द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस, द्विनाम, दो को नाम होता है, कैरोलस लिनियस, समझ रहे हैं। एक तो यहीं से आप याद कीजिए कि दो नाम के बारे में बात कर रहा है, इनका खुद का नाम दो नाम है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। और डीएनए के द्विकुंडल मॉडल किसने दिया है, तो वॉटसन एंड क्रिक। कहता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना डीएनए का, आप देखिए डीएनए ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे रहता है, एटीजीसी, डबल यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये किसने बताया है, तो ये बताया है किसे, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो डीएनए के द्विकुंडल मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो किसने बताया है, इन्होंने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया, समझ गए। और एक दो और भी है जो शायद इसमें नहीं दिया है, जो कि हम लोग को शायद याद रखना चाहिए। एक और क्या है, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, जो कि थोड़ा सा सवाल में पूछा जाता है। एक देता है जनन द्रव्य का निरंतरता का सिद्धांत, जो कि हम लोग उसके बारे में नहीं लिखे हैं, बीजमैन ने दिया है। जनन द्रव्य सिद्धांत नहीं दिया ना, हर्टविग ने दिया है। जीव द्रव्य ये अलग है, लेकिन एक और याद रखिएगा, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ये किसने दिया है, इसको बीजमैन ने दिया है, ठीक है। डार्विनवाद के बारे में देख लिए, डार्विन के बारे में देखना, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया डार्विनवाद ने दिया है। उत्परिवर्तन देख लिए है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस हैं, लिनियस के बारे में शायद कहीं पे दिया था ना, लिनियस, यहाँ से लिनियस तो ऊपर में दिया था ना, हाँ ये यहाँ पे था ना लिनियस। अरे यार लिनियस कहीं पे भी हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, लिनियस ने दिया है। ये भी एक याद रखने की चीज़ें है। बाकी इतना देखें। चलिए अब जो चैप्टर 1 जो वहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा से दिखे। हाँ, तो जीव द्रव्य का वर्गीकरण यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। कहता है अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। किस में, जंतु समूह और वनस्पति समूह में किया गया। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक लिनियस ने क्या है, सिस्टेमा नेचर में, लिनियस की एक पुस्तक क्या नाम है, लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत
तब जगत प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। तो ये याद रखिएगा कि किसने विभाजन किया है। एक तो आप देख लीजिए कि अरस्तु ने भी विभाजन किया। किसने किया? अरस्तु ने जंतु समूह, वनस्पति समूह, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की उन्होंने भी किया है। फिर एक है लिनियस ने भी क्या किया है, पुस्तक नाम का सिस्टेमा नेचर। यही सब सवाल याद रखिएगा। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? लिनियस की। फिलोसोफिक जूलॉजी किसकी है? लैमार्क की। इन्होंने भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजन किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी है, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखिए आ गया ना, हम जो कि यहाँ पे लिखे हैं आपको। आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत लिनियस के द्वारा दिया गया है। तो यही है कि आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है इनको। कहता है कि 1975 में कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक वर्गीकरण का 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था, पादप जगत में और जंतु जगत में। 2 जगह दिया था, पादप और जंतु जगत में। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्राकृतिक में 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि कहता है कि अर्नेस्ट हिक्कल ने प्रस्तावित किया था, जिसमें पादप, जंतु और प्रोटिस्टा शामिल है। अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे तो बहुत याद रखने की है। तो याद क्या रखना है वो देखिए। पहला एक चीज़ बोल दिया कि जो लिनियस जी हैं, लिनियस ने 2 वर्गों में बांटा। कितना में? 2 वर्गों में बांटा। ठीक है, क्या क्या? एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक कौन आ गए हैं? अर्नेस्ट हेक्कल। क्या नाम है उनका? अर्नेस्ट हेक्कल। इन्होंने 3 वर्गों में बांटा। 3 वर्गों में क्या क्या में बांटा वो देखिए। पहला तो एक प्लांट तो था ही, एनिमल भी था, एक प्रोटेस्टा भी देखा। क्या देखा था? प्रोटेस्टा। तो 3 भागों में इन्होंने बांटा था। तो ये याद रखिएगा। अर्नेस्ट हिक्कल ने क्या किया था? 3 जगतों का वर्गीकरण किया था। अर्नेस्ट हिक्कल ने 3 जगतों का वर्गीकरण किया था 1866 में। तो बस ये याद रखना है। लिनियस ने क्या किया? 2 वर्गों का क्या था? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा था लिनियस को। जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण। अच्छा, अब 5 जगत है, उसके बारे में पढ़िए कि क्या क्या है। कहता है परम सिद्धांत परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर के द्वारा 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो 5 जगत प्रणाली किसने दिया है? तो हिटकर ने दिया। किसने दिया? हिटकर ने 5 जगत प्रणाली का दिया है। याद रखिए। एक तो आप हमारे कौन थे? लिनियस 2 वर्ग थे, अर्नेस्ट हेक्कल 3 थे, और एक हिटकर जो थे, हिटकर ने 5 प्रणालियों के बारे में बताया। इसके अनुसार समस्त जीवों की निम्नलिखित 5 जगत थे। कौन कौन था? एक मोनेरा हो गया, फिर प्रोटिस्टा हो गया, फिर प्लांट हो गया, फिर कहता फंगस हो गया और जंतु हो गया। ये याद रखने की चीज़ है। तो 5 जगत में कौन कौन हो गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमल। ठीक है, मोनेरा के बारे में पढ़िए। मोनेरा क्या है? तो बताइए। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ तंतु में तो मोनेरा में कौन कौन आ गया? मोनेरा में याद रखिएगा क्या है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ये तीनों चारों को मिलाकर मोनेरा कहा गया है। प्रोटिस्टा में क्या आता है जी? प्रोटिस्टा में देखिए, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशीय एवं जलीय एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। तो पादप और जंतु के बीच में क्या है? ये याद रखिए। सवाल ये है कि पादप और जंतु के बीच में क्या है? तो यूग्लिना है। यही है। पादप और जंतु के बीच में क्या है? यूग्लिना। ये याद रखने की चीज़ है। पादप और जंतु के बीच में क्या है? यूग्लिना है। ठीक है। और ये मोनेरा में हम लोग क्या देखें? मोनेरा में हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक हो गया, और प्रोटिस्टा में क्या हो गया? एक कोशीय हो गया और जलीय जीव हो गया। कहता है इस 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, एक क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित हो गया 2 प्रकार में, और एक अभाव में, प्रकाश के अभाव में भी एक होता है इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रकाश के अभाव में कौन होता है? प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटिस्टा में देख लिए, मोनेरा में देख लिए प्रोकैरियोटिक हो गया जीव, जिसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया। प्रोटिस्टा में क्या हो गया? एक कोशीय जलीय एक्वेटिक हो गया, और पादप जंतु के बीच में यूग्लिना हो गया। और ये प्रोटिस्टा में होता है कि सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में जो होता है उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। प्लांट के बारे में कहता है सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादन जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस,
पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। तो पादप में कौन कौन आ रहा है? एक तो आप देखिए रंगीन, बहुकोष्ठीय, प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव, और इसके साथ में कौन होता है? शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे भी पादप किंगडम में आते हैं। फंगस में कौन कौन आता है? कहता है यूरोकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी। फंगस में कौन होता है? यूरोकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। क्या होते हैं सभी? फंगस क्या होता है? इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। इसका कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना होता है। कोशिका भित्ति कैसे बनता है? काइटिन नामक जटिल शर्करा से बना होता है। तो समझ गए? तो आपको ये चीज़ दिख में गया कि एक और पढ़ लेते तो फिर पाँचों का रिवीजन करेंगे। जंतु में कहता है कि सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी होलोजोइक जिसको कहते हैं यूरोकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण के आधार पर इकाई जाति स्पेसीज है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पेसीज है। वर्गीकरण का जो है आधारभूत इकाई का क्या नाम क्या है? स्पेसीज। क्या नाम है उसका? स्पेसीज है। वर्गीकरण का क्या है? आधारभूत इकाई क्या है? स्पेसीज है। तो आप पहले ये पांचों को एक बार पहले ध्यान लीजिए। मोनेरा में क्या क्या आ रहा है वो देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते तो आपको समझ में आएगा। मोनेरा में क्या क्या आ रहा है? ज़्यादा आँख में जा रहा है। मोनेरा में आपका क्या क्या आ रहा है वो देखिए। मोनेरा में है सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या आ रहा है? तो कहता है कि एक कोशीय और जलीय। क्या क्या? एक कोशीय और जलीय। और जो यूग्लिना है पादप और जंतु के बीच का यूग्लिना भी इसी में है। इसमें दो तरीके से प्रोटिस्टा में है, एक सूर्य के प्रकाश में और सूर्य प्रकाश के अभाव में। ये साधारणतः प्रोटोजोआ भी है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्लांट में तो आपको पता है सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी। इसमें शैवाल, मांस और पुष्पीय और अपुष्पीय बीज भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फंगस में क्या है? यूरोकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी हो जाते हैं। अवशोषण द्वारा होता है। फंगस में क्या होता है? फंगस हो जाता है अवशोषण द्वारा पोषण होता है इसमें। ये सभी इतरपोषी होते हैं और फंगस वाला सब क्या होते हैं? इतरपोषी होते हैं। और ये परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। काइटिन इनका कोशिका भित्ति कैसी का बना होता है? काइटिन का बना होता है। जंतु में क्या आ रहा है? बहुकोशिकीय जंतु जिसको होलोजोइक भी कहते हैं। होलोजोइक यूरोकैरियोटिक भी हो गया, इसको मेटाजोआ भी कहते हैं। तो जो जंतु में आ जाता है कौन कौन आता है? होलोजोइक और मेटाजोआ आ जाता है। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृत्रिम सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई का नाम क्या है? स्पेसीज नाम है। ठीक है, आगे देखिए। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति देने वाले कौन हैं? याद रखिएगा, कैरोलिस लिनियस। कौन है? कहता है कि जीवों के नामकरण और द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है? कैरोलिस लिनियस। कहता है वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकरण के जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहता है कि वर्गीकरण के जन्मदाता। देखिए एक तो और कहे इसके तरह फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस है। ये देखिए यहाँ पे कैच है, इसको याद रखिए। कन्फ्यूजन वाली चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब इसको कहते हैं फादर टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलिस लिनियस। कैरोलिस लिनियस। और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? तो मॉडर्न में कौन है? अच्छा ये नहीं वो कहा था क्या? कैरोलिस लिनियस आधुनिक वर्गीकरण के फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी। दोनों एक ही चीज़ है, हमको दो अलग अलग हैं। नहीं चलिए ठीक है, सॉरी माय बैड। तो ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कैरोलिस लिनियस है। टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो भी है, कहता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया है कैरोलिस लिनियस ने दिया है। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या है। और द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। कौन भाषा से? तो याद रखिएगा, पूछेगा कि लैटिन भाषा है कि जर्मनी है कि ब्रिटिश है, तो कौन भाषा है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश, पहला शब्द क्या होता है? वंश नाम, जेनेटिक नेम होता है। पहला शब्द क्या होता है? जेनेटिक नेम होता है। और दूसरा शब्द कहता है कि जाति का नाम होता है। तो पहला में होता है वंश और दूसरा में होता है जेनेटिक। पहला में होता है वंश मतलब जेनेटिक और दूसरा में क्या होता है? जाति, स्पेसीज।
वंश तथा जाति नामों से के बाद उसका वर्गी कहता है कि वर्गी की भी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिस जाति के सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होलो सेपियंस लिन है। क्या नाम है? होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस लिन क्या है? मानव का क्या नाम होता है? होमो सेपियंस लिन। तो मतलब लिन जो है वो खोजने वाले रहे होंगे। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है। होमो क्या है? उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। तो होता है होमो क्या है? वंश का नाम है, और सैम्पियंस क्या है? एक जाति का नाम है। और लीन है जो लीनियस ने, लीन मतलब लीनियस शब्द है का है जिसका सबसे पहले लीनियस ने ही इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। समझ गए? तो मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस है। होमो वंश है, सेपियंस जाति है, और लीन मतलब लीनियस ने खोजा था इस चीज़ को। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम याद रखिए। मनुष्य का क्या नाम है? होमो सेपियंस है, ये हम लोग पढ़ चुके। मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्राना टिग्रीना। मेढक का क्या नाम है? राना टिग्रीना। बिल्ली का क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का नाम है कैनिस फैमिलीरीज। कैनिस फैमिलीरीज फैमिलीरीज। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका और कुत्ता का नाम है फैमिलीरीज। गाय का नाम है बॉस इंडिकस। गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। मक्खी का नाम क्या है? म्यूस्का डोमेस्टिका। म्यूस्का डोमेस्टिका। देखिए, बिल्ली में है फेलिस डोमेस्टिका और मक्खी में क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी में मुस्का डोमेस्टिका। आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। धान का नाम क्या है? ओरेजा सटीवा। ओरेजा ओरेजा सटीवा। धान का नाम क्या है? ओरेजा सटीवा। गेहूं का नाम क्या है? कहता है कि ट्रिटिकम एस्टिवेकम एस्टिवम एस्टिवम। तो गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो धान में क्या है? धान में देखिए कि ओरेजा सटीवा। धान का क्या है? धान राइस। राइस का क्या है? सटीवा, ओरेजा सटीवा। गेहूं का क्या है? कहता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम। अब इसको याद कैसे? धान मतलब क्या होता है? चावल से देखते हैं हम लोग चिपकाने का काम करते थे, सटाने मतलब ना कि दो पेज को चिपकाने के लिए क्या करते थे? चावल का जो पका हुआ चावल को रख के चिपकाने का। तो सटाने का काम क्या करता था? चावल। गेहूं का है तो मतलब गेहूं का जो मतलब रोटी बनता है तो वो बहुत बनाने में बहुत तितिम्मा है। रोटी बोलते हैं कि रोटी बनाना बेलना बहुत तितिम्मा है। तो गेहूं में क्या है? ट्रिटिकम। मटर में क्या है? कहता है कि पीसम। मटर का क्या है? पीसम सटीवम। मटर का क्या है? पीसम सटीवम। चना का क्या नाम है? सिस्कर एट्रिनम। सीसर सीजर एट्रिनम। सरसों का क्या है? ब्रासिका कैप कैम्पटेरिस कैम्पटेरिस। ब्रासिका कैम्पटेरिस ब्रासिका कैम्पटेरिस। ये याद रखने की चीज़ है। ये 8-10 है, उसको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे सामने।
चलिए, तो हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में शुरू करते हैं कहानी। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कोशिका विज्ञान को कंप्लीट कर ले। कहाँ तक है कोशिका विज्ञान है? यहाँ तक है। चलिए, 1 2 3 4 पेज है। चलिए, कम से कम तो एक चैप्टर तो कंप्लीट करें। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान क्या है? तो कहता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या है वो पढ़िए। कहता है कि जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य के बारे में जो प्रोटोप्लाज्म है किसने नामकरण किया? पुरकिंजे ने किया है। क्या है? आपको एक बेसिक चीज़ इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। पहला क्या है कि सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी दिया स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया सेल थ्योरी। ये कहता है कि सेल डिवीजन किसने बताया? विर्चो ने। ठीक है। और सेल की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था ओक की वृक्ष पे। आपको याद रखिएगा, ओक वृक्ष पर इन्होंने खोज किया था। ठीक है। और माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है, क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक है, किसका लिखा हुआ है? तो रॉबर्ट हुक का है, ये याद रखिएगा। माइक्रोग्राफिया बुक किसका है? रॉबर्ट हुक का है। ये बेसिक चीज़ें हैं तो हम आपको बता दिए हैं। अगर एक चीज़ और इसमें बस एक याद रखिएगा कि जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया है? जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? तो ल्यूवेनहॉक ने बताया था। ये 4-5 चीज़ें जो याद रखिएगा। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने, सेल डिवीजन विर्चो ने बताया। फिर कहता है कि कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो कहता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो कहता है कि इसका नामकरण किसने किया है? तो पुरकिंजे ने किया है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया है। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वर्जन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं सब इसी के द्वारा की जाती है। जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीवन का जो भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ये याद रखने की चीज़ है। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया है। कहता है एक तो सेल द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य हो गया साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। कहता है कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहता है यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। समझ गए? तो सेल के अंदर रहता है, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य में 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? सबसे ज़्यादा क्या होता है जीव द्रव्य में? ऑक्सीजन होता है द्रव, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। ये याद रखिएगा। जीव द्रव्य है जो जीव मतलब जो जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसमें क्या है? 4 तत्व। क्या है? प्रोटोप्लाज्म में क्या है? मेन 4 तत्व है। 4 तत्व से मिलकर बना हुआ। पहला सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, और फिर नाइट्रोजन है। ये याद रखने की चीज़ है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। अब ये देखिए 80% भाग क्या होता है? जल होता है। अब सबसे ज़्यादा किस तत्व से मिलकर बना है? तत्व पूछेगा तो तत्व में सबसे ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब ये जैसे कि H2O से होता है, वाटर मतलब क्या होगा? जल मतलब क्या होगा? H2O हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है इसमें, सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और 80% भाग जल का होता है इसमें। जीव द्रव्य में
अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ये याद रखने का है। कहता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। 81 अनुपात क्या होता है? 19 होता है। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है भैया? तो कहता है सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है, इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। कॉर्क या जिसको हम लोग कहते हैं ओक का वृक्ष कहते हैं, तो कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, देखिए यहाँ पे है, ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। देखिए आपको पहले बता चुके थे। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। कहता है कि शैवाल स्पायरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी जिसने ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। क्या नाम है उसका? शैवाल स्पायरोगायरा है, वो पहली जीवित कोशिका थी। ल्यूवेनहॉक ने उसी में देखा था। अब कोशिकाओं का औसत संगठन क्या होता है वो देखिए भैया। कहता है कोशिकाओं में, कहता है कि जल होता है 70 to 90% होता है, प्रोटीन होता है 10 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, बाकी लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, आयन होता है, ये सब। ठीक है, तो कहता है कि कोशिकाओं में, सेल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है 70 to 90%, फिर प्रोटीन होता है 10 से 15% होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में, सबसे छोटी जीवाणु का नाम क्या है? सबसे छोटी जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र क्या है? नर्वस सिस्टम है। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। और सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा क्या है आपको? तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है, वो सबसे बड़ा कोशिका है। इसके बारे में भी एक चीज़ है जो कि आपको हम बता ही देते हैं। रुक जाइए। बड़ा और छोटा की चीज़ें जो है, कौन बड़ा कौन छोटा होता है, चलिए हम आपको एक बार बता देंगे कि किसमें क्या बड़ा होता है, किसमें क्या छोटा होता है। चलिए इसको आगे बता देंगे। कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कहता है कि मैथिडियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। देखिए बताया ना आपको, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1838-39 में। 1838-39 में मैथिडियन स्लाइडेन और स्वान, याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने कब किया था? 1838 में। कब किया था? 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये असफल रहा किस चीज़ में? कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये बता नहीं पाया। पहली बार रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। देखिए सेल डिवीजन हम बता चुके हैं। तो बताया कि सेल डिवीजन विभाजित कैसे होती है, वो रोडोल्फ विर्चो ने बता चुका था। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। तो कहता है कि नया कोशिका का जो निर्माण होता है, ये बताया किसने? तो ये रोडोल्फ विर्चो साहब थे, वो बताया कि नया कोशिका का निर्माण किस तरीके से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। कहता है सभी जीवित कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये भी बात ठीक है। कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो जो निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें केंद्रक, न्यूक्लियस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका क्रिएटर के रूप में। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होता है और यूरोकैरियोटिक होता है। ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं वो समझिए। कहता है कि ये कोशिकाएँ जीवाणु, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा है, नील रहित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और निमोनिया समजीव PPLO में मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसके बारे में थोड़ा और आपको हम डिटेल में बताते हैं प्रोकैरियोटिक यूरोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जीवाणु नील रहित
और नीलरहित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा और प्यूलोनिमोनिया समजीव में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन आकार व कार में विभिन्नता के बावजूद एक होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। सभी प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। साइटोप्लाज्म भी इसमें होता है, ठीक है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदन केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें कहता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। कहता है कि इसमें कोशिका भित्ति भी होती है, झिल्ली भी होती है, आपका केंद्रक नहीं इसमें होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न एवं केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरी नहीं होती है। कहता है कि नग्न एवं केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरी नहीं होती है। कहता है जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोनिम डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहता है। डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहता है। कहता है डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिक डीएनए वृत्त जीवाणु के बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण में प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूरोकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूरोकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा सिर्फ राइबोसोम इसमें पाया जाता है। आप इतना याद रखिए कि देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो आप याद रखिए तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा आर्किया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया और निमोनिया सब्जीव हो गया। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया और ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। कहता है इसमें डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, वृत्ताकार आकार में होता है। क्या होता है? ये जो वृत्ताकार जो हर बार जो लिखा है नहीं होती है, देखो यहाँ पे तो लिखा था ना, वृत्त जिनके बाहर पाए जाते हैं। क्या होता है? वृत्ताकार आकार में होता है। इसमें क्या होता है ये याद रखिएगा कि ये वृत्ताकार डीएनए होता है, वृत्ताकार आकार में होता है। बाकी यूरोकैरियोटिक में स्ट्रेट लाइन में डीएनए होता है। देखो वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीएनए के वृत्तों को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। कहता है इसमें बाकी 70 राइबोसोम होता है वो क्या होता है? 70S राइबोसोम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इतना बहुत है प्रोकैरियोटिक के बारे में, यूरोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक हो गया, अब यूरोकैरियोटिक। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंधक 3 स्तरीय संरचना को बनाते हैं। बाह्य परत पर ग्लाइकोकेलिक्स अर्थात उसके वह कोशिका भित्ति होता है और जीव द्रव झिल्ली होता है। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक 3 स्तरीय संरचना में पाए जाते हैं। पहला है ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, जीव द्रव झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स है जीवाणुओं में रचना एवं ग्लाइकोकेलिक्स है वो जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है, ठीक है। या कुछ ढीली आछंद होते हैं जिसमें अपवर्तांक परत कहते हैं। दूसरों में यह मोटी या कठोर आवरण के रूप में होती है, उसे संपुटिका कैप्सूल भी कहते हैं। मोटी या कठोर जो होता है उसको संपुटिका कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। कोशिका जो भित्ति है वो आकार को निर्धारित करती है, ठीक है। सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जीवाणुओं को फटने एवं निपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य जो है वो कहता है झिल्लिका प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। जीव द्रव्य क्या होता है? अर्धपारगम्य होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है जिसे मीसोजोम कहते हैं। कहता है झिल्ली में संरचना जो है वो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है, इसको मीसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका नलिका पटनालिका के रूप में होती है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके वर्णिकी लवक कहते हैं। कहता है कि कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णिकी लवक कहते हैं, वर्णिकी लवक कहते हैं। जीवाणु कोशिका चलमय व अचलमय होती है।
यद्यपि चलमाय है तो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जो कशाभिका कहते हैं या पिलीज जिसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, पिलीज कहते हैं। ठीक है, जीवाणु में कशाभिका की संरचना व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश व आधारणीय। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। कहता राइबोसोम जो है वो जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं, जो कि 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। ये 2 उपक्रम इकाइयों में 50S और 30S से मिलकर बनी होती है, जो आपस में 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ये याद रखिएगा, हम बता चुके हैं पहले। देखिए यहाँ पे 70S बता चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पे वो बताया गया है कि जो राइबोसोम जो होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, जो 50S और 30S मिलकर 70S बनाता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। ठीक है, बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक RNA से संबंधित होकर एक श्रृंखला बनाता है, जिसे बहुराइबोसोम व बहुसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंतरिक्ष पिंड के रूप में संचित होता है। ये कोशिका द्वारा झीले नहीं होते हैं कोशिका द्रव्य में। बाकी बस खत्म हो गया। प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, अलैंगिक होते हैं। बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं और क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। बस ये याद रखिएगा क्या क्या है इसमें। तो कहा गया कि प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं, अलैंगिक होते हैं और बाइनरी विखंडन इनमें होता है। बाइनरी विखंडन से प्रजनन करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो बाइनरी विखंडन से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज एवं जीव स्थानांतरण भी इसमें आम है। यूरोकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं। कहता है इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, यूरोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक देख चुके हैं। कहता है कि दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन अथवा इसके अलावा केंद्रक न्यूक्लियोज भी होता है। ठीक है, विशेषताएं पढ़िए भाई, इसमें क्या क्या है अंतर है प्रोकैरियोटिक में और यूरोकैरियोटिक में। मुख्य अंतर क्या क्या है वो देखिए। कहता है कि कोशिका भित्ति इसमें क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और ये सेल्यूलोज से बना होता है। तो यूरोकैरियोटिक में क्या चीज़ से बना होता है, तो यूरोकैरियोटिक में बना होता है सेल्यूलोज से, और प्रोकैरियोटिक में बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में, हाँ ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक है, ये हमारा यूरोकैरियोटिक है। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो प्रोकैरियोटिक ऐसी का बना था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और जो यूरोकैरियोटिक है वो सेल्यूलोज से बना होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, इसमें होता है। राइबोसोम 70S होता है हमारे, और यूरोकैरियोटिक में 80S होता है। गोल्जी कॉय नहीं होता है, इसमें होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसमें होता है। लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें होता है। DNA एकल सूत्र के रूप में होता है। यह पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। DNA कशाभिका ये केवल एक तंतु होता है, केवल एक तंतु होता है। इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। कशाभिका कितना होता है, 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका नहीं होता है, इसमें होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है, इसमें होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, और उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। लिंग प्रजनन नहीं होता है, इसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है प्रोकैरियोटिक में वो थाइलेक्वाइड में होता है। तो जो इंपॉर्टेंट हमको यही दिखा है कि ये इंपॉर्टेंट दिखा, एक श्वसन के बारे में दिखा। ठीक है, DNA ये देख लीजिएगा, फिर बाकी कोशिका भित्ति के बारे में देख लीजिएगा, राइबोसोम के बारे में देख लीजिएगा। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किस तरह होगा, अर्धसूत्री प्रकार का। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों में भी होता है, ये भी देख लीजिएगा। कोशिका के मुख्य भाग अब है, ये मुख्य भाग देखने की बात रही। चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल के बारे में पढ़िए। कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, कहता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति देने के लिए सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति कहता है कि पेप्टिडोग्लिकन कोशिका भित्ति जो जीवाणु है उसका क्या बनता है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकन का बना होता है। किसका होता है, पेप्टिडोग्लिकन का बना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लिए। अब कहता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़िए। यह सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। कैसी, पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले
और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। या लिपिड घटक कहता है कि फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैविक रसायन अनुसंधानों में स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोशिका जो झिल्ली है उसमें क्या बना पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, वैसे कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका झिल्ली के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कैसी की बात कर रहे हैं? कोशिका झिल्ली की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट। कोशिका झिल्ली किसने बताया है? तो कहता है कि ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, हाँ। एक चीज़ और इसमें थोड़ा ये इसमें याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति होता है वो निर्जीव होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति क्या होता है? निर्जीव होता है, अपूर्ण। ठीक है, हाँ, इतना बड़े बस याद रखिएगा। ये जो पेप्टिक ग्लाइकोन जो है वो जीवाणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बाकी आप पेड़ पौधे जो बने होते हैं, पेड़ पौधे का क्या होता है? पेड़ का क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, आपको पता होगा। फिर अगर अलगी की बात कर लेते हैं, वो कैसी का बना होता है? ये भी सेलुलोज का ही बना होता है। फिर अलगी की बात होता है, अगर फंगस की बात कर ले तो वो काइटिन का बना होता है, ये पता होगा आपको। और बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे पेप्टिक ग्लाइकोजन का है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है कि किसका जो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल है वो क्या चीज़ में होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सीमेंटिक एजेंट के रूप में काम करता है। पेप्टिन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम सीमेंटिंग एजेंट होता है। जिससे कि मतलब समझिए ऐसे कि ये दो वो सेल वॉल है, एक इधर सेल वॉल है, एक इधर सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल है, तो ये जो बीच में है ये क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, वो सीमेंटिंग एजेंट है। क्या है? सीमेंटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये याद रखिएगा। ये हम लोग सब किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल की बात कर रहे थे। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देख लिए कोशिका झिल्ली के बारे में, देख लिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में, देख लिए कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और ये दो चीज़ों के बारे में देख लीजिए। और कहता है कि ये अर्ध पारगम्य होता है, ये प्लांट सेल में। अब ये देखिएगा कि ये सेकंड लेयर होता है। जो ये हमारा जो सेल वॉल है, क्या है? ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट में सेकंड लेयर होता है। ये क्या है? प्लांट में सेकंड लेयर है। और एनिमल में क्या है? एनिमल में फर्स्ट लेयर होता है। क्या है कि एनिमल में आपका ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिपोप्रोटीन का ही बना होता है। ये क्या चीज़ का बना होता है? अगर आप देखिएगा तो जिसको ये कोशिका, इसको क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन इसका कहा जाता है, जिसे फैट और प्रोटीन मिलकर दोनों बन जाता है। अब ये जो कहता है कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है वो सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया? सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया है, जिसमें तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार लिपिड में अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाई सिंगर निकोलसन। किसके कौन मॉडल जिसको कहते हैं? इसको याद रखिए, इसको जो है ऐसे याद रखिए, क्या नाम है इसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कोशिका, ये है यहाँ पे देखिए ना, ये लिखा है तरल किमीर, इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है। पता है सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है? बोवेरी ने किया है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया है? बोवेरी ने किया है। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन है, इसका 3 कार्य होता है फंक्शन में। आप एक बार ये देख लीजिए, फंक्शन ऑफ
सेल मेम्ब्रेन। पहला क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यह है जो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और विसरण या मिश्रण बना लेते हैं। तापमान बढ़ाने पर विसरण तेज हो जाता है। तो ये जो डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन और तेज होगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। दूसरा क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है, जिसको परासरण भी कहते हैं। डिफ्यूजन को कहते हैं विसरण, इसको परासरण कहते हैं। परासरण, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये उल्टा होता है। ये आपका जो इसको विसरण लिख ही दीजिए हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? विसरण। तो कहता है कि ये इसका उल्टा होता है। तो जो ऑस्मोसिस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन का। ये याद रखिएगा। मतलब ये कहता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। समझ गए? ये दो चीज़ें था वो याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है। उसकी खोज बोवेरी ने किया है। या केवल जंतु में पाया जाता है, ये याद रखिए। कहाँ होता है सेंट्रोसोम? कहाँ होता है? केवल जंतु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल जंतु में पाया जाता है। तारकाय सेंट्रोसोम अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कहता है कि एक या दो कण जैसी रचना होती है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तो सेंट्रोमर जो है वो कहता है कि सेंट्रोमर के बोवेरी ने खोज किया, केवल जंतु में पाया जाता है सेंट्रोमर। कहता है कि एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है, सेंट्रियोल। फिर कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। एक मिनट, इसको सेंट्रोम के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताते हैं। सेंट्रोसोम तारकाय जिसको कहा गया, बाकी यही ठीक है। टी बोवेरी ने इसे खोज की। अब हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। कहता है यह यूरोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली संरचनाएं होती हैं इसमें। चलिए पेज तक हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या होता है? यूरोकैरियोटिक में कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जाली तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यह प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। तो जो राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के ऊपर में चिपका हुआ होता है। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्जैविका कहते हैं। जहाँ पे राइबोसोम होता है उसको खुरदरी कहते हैं, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ पे राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है उसको चिकनी द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो कोशिकाएं सिद्धांत प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय भागीदारी होती है, उनमें खुरदरी द्रव्य जालिका बहुतायत में मिलती है। जहाँ मतलब प्रोटीन संश्लेषण होता है वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। क्या मिलेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक होगा। चिकनी द्रव्य जालिका में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। तो होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि लिपिड संश्लेषण का। तो आप ये देखिए कि रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें रफ में क्या होता है? तो होता है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। और स्मूथ में क्या होता है कि फैट और लिपिड का सिंथेसिस होता है। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यीय जालिका में ही होते हैं। ER का मुख्य कार्य सभी वसाओं और प्रोटीनों का संरक्षण करना है। तो मुख्य कार्य क्या है? तो फैट और प्रोटीन का संचरण करना है, जो विभिन्न झिल्लियाँ जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन होता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़िए। कहता है सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा GI पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा है। तो राइबोसोम के बारे में देखिए क्या बोल रहा जा रहा है। राइबोसोम कहाँ गया जी? एक मिनट।
तो इसको खोजा किसने है? तो कहा देता है कि रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट में खोजा है। प्लांट में किसने खोजा है? तो कहता है रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट में खोजा है। और जंतु कोशिका में किसने खोजा है? तो कहता है कि जंतु कोशिका में पैलेडे ने देखा है, जंतु कोशिका में देखा। प्लांट में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने और जंतु में राइबोसोम ने देखा है। कहता है कि 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। नामकरण किसने किया? तो रॉबर्ट ने नामकरण किया। तो राइबोसोम में 3 चीज़ याद रखिए। पादप में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, जंतु कोशिका में राइबोसोम ने देखा, जंतु कोशिका में पैलेडे ने देखा और रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया है। तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। तो जो कहता है कि यह जो राइबोसोम है वो क्या चीज़ होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम बना होता है आरएनए का बना होता है। या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, या प्रोटीन का उत्पादक स्थल है। प्रोटीन का उत्पादक स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन का उत्पादक स्थल कौन है? राइबोसोम है। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक में, सूत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया में और खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलते हैं। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो क्लोरोप्लास्ट में मिल गया आपको, माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिल गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल गया, और न्यूक्लियस में भी होता है, राइबोसोम होता है। कहता है यूरोकैरियोटिक में राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होते हैं। यहाँ पर एस मतलब स्वेडबर्ग इकाई का अवसादन गुण का प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है। कहता है स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम अतः एवं अंत प्रदब्य जालिका नहीं पाया जाता है। कहता है लाल मतलब आरबीसी में, कह रहा है लाल रुधिर कण में, कहता है आरबीसी में आपका, कहता है कि राइबोसोम एवं अंत प्रदव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। तो कहता है कि राइबोसोम द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। कहता है कि आरबीसी में ना ही राइबोसोम होता है और ना ही इससे प्रोटीन विश्लेषण किया जा सकता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है इसकी खोज अल्टमैन ने किया है 1886 में। बेंडा ने इसका नामकरण दिया है। बेंडा ने माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में नामकरण किसने किया है? तो बेंडा ने किया है। किसने किया है? बेंडा ने। तो कहता है कि अल्टमैन ने खोज किया। कोलिकर नाम के व्यक्ति है जो सबसे पहले बताया है, ये याद रखिएगा। और बेंडा ने इसका नामकरण किया। किसने किया? बेंडा ने नामकरण किया। 1 मिनट। बेंडा ने नामकरण किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का क्या है? श्वसन स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। तथा उपयुक्त ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसको कहता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ठीक है। एटीपी यहाँ बनता है। कहता है यूरोकैरियोटिक में कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए व अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का विखंडन द्वारा विभाजित होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइक्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। तो डीएनए कहाँ का पाया जाता है? डीएनए आपका पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसको शुरू करेंगे और कल इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है।